हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आलोचना करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फायर के टॉपिक्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन में हिट कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर से। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है? इस क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर से बहुत क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, DGMS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एट स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टेम्परेचर एट व्हिच, जिस तापमान में टेम्परेचर ऑफ कोयला का तापमात्रा और तापमान और एंड फर्नेस बाथ टब का टेम्परेचर कोइंसाइड्स, दोनों कोइंसाइड करता है जिस पॉइंट को, उस पॉइंट का टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। इट इज़ द मेजर ऑफ स्टेटस ऑफ हीटिंग का क्या स्टेटस है उसको जानने में हम लोग को सहायता मिलता है एज ए होल मतलब एक कोयला है, कोई भी ग्रेड का, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या सेम ग्रेड का, बिटुमिनस का 3-4 ग्रेड है, वो 3-4 ग्रेड का क्या ससेप्टिबिलिटी है टुवर्ड्स स्पॉन्टेनियस हीटिंग, वो जानकारी हम लोग से क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बिटुमिनस के किसी ग्रेड का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर 120 से 140 है, इसका ये क्या डिनोट करता है? ये हाई ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिनोट करता है। अगर 140 से 160 है तो ये मॉडरेट ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिनोट करता है, और अगर 160 से 180 है तो ये लेस ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिनोट करता है। जनरली एंथ्रासाइट का 160 से 180 का बीच में रहता है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, और पीट, लिग्नाइट, ये सब का जो है 120 से 140 में प्राप्त होता है, और बिटुमिनस का 140 से 160 के आसपास ये क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है। ये एक अनुमानिक है। इसके बाद आता है इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर। इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर। ये ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें एट व्हिच कोल इग्नाइट्स कैचेस फायर विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, बिना बाहरी हीट के कोयला में आग लग जाता है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट, ओवरऑल हीट जो है डाउन रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। तो जो कोयला का साथ C का साथ O2 का जो रिएक्शन है वो मेनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिटुमिनस कोल के लिए इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, एंथ्रासाइट कोल के लिए 398 डिग्री सेल्सियस है। लैग ऑन इग्निशन एक छोटा टॉपिक है, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है। इसलिए लैग ऑन इग्निशन क्या है कि कोई भी ज्वलनशील कंबस्टिबल या इनफ्लेमेबल कंबस्टिबल सॉलिड या इनफ्लेमेबल गैस या लिक्विड को हीट के संस्पर्श में आने के बाद से लेकर क्या इग्नाइट होने तक का जो समय का इंटरवल है, हीट सोर्स जो फायर ट्रायंगल बनता है, हीट सोर्स, दूसरी है कंबस्टिबल सॉलिड या लिक्विड, और क्या फायर ट्रायंगल में क्या आता है? एक आता है हीट सोर्स, कंबस्टिबल सॉलिड, लिक्विड, और एक आता है ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़, अगर ऑक्सीजन और कंबस्टिबल सॉलिड रहा और हीट सोर्स का संस्पर्श में आया तो ये एडवांस भी हो सकता है और कुछ देर बाद भी इग्नाइट हो सकता है। तो ये जो गैप है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एडवांस जो है उसमें इग्निशन होगा। जैसे हम लोग का CH4 का केस में हम जानते हैं, अगर 650 डिग्री सेल्सियस में CH4 का परसेंटेज 5.4 से 14.8 का बीच में है और 10 मिली सेकंड तक ये टेम्परेचर रहा तो क्या होगा? इग्निशन हो जाएगा, CH4 एक्सप्लोजन हो सकता है। यही अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो ये 1 मिली सेकंड में ये
मीथेन CH4 एक्सप्लोजन हो सकता है। अब एक छोटा सा चार्ट है, ये सारे टेबल है, इसमें हम लोग CH4 एक्सप्लोजन और कोल्डस एक्सप्लोजन को एक कंपैरेटिव स्टडी किए हैं, कंपैरेटिव चार्ट बनाए हैं, जिसमें देखो पहला है हीट ऑफ कंबसन। CH4 एक्सप्लोजन का हीट ऑफ कंबसन कितना है 700 डिग्री सेल्सियस। कोल्डस्ट एक्सप्लोजन का हीट ऑफ कंबसन है 1500 से 1900 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है? CH4 एक्सप्लोजन का डेवलपमेंट प्रोसेस हायर है, CH4 कोल्डस्ट का लोअर है। डैमेज ये लेस डैमेज है CH4 एक्सप्लोजन, क्योंकि लोकल एक्सप्लोजन होता है। लेकिन लोकल एक्सप्लोजन को अगर हम लोग ये रोक ना पाए और ये अगर कन्वर्ट हो जाए कोल्डस्ट एक्सप्लोजन में, तो पूरे माइंस को डिस्टर्ब कर सकता है, पूरे माइंस को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए मोर डैमेजिंग होता है। CO फॉर्मेशन 5 से 6% होता है CH4 एक्सप्लोजन का। CH4 अगर एक्सप्लोजन हुआ तो 5 से 6% तक CO मिलना स्वाभाविक है। अगर CH4 कोल्डस्ट एक्सप्लोजन होता है तो उसकी मात्रा 13 से 14% तक हो जाता है। लैग ऑन इग्निशन इसका 1 से 10 मिली सेकंड है और इसका 100 मिली सेकंड है। टाइम लगता है, लेकिन जब होता है तो बहुत विध्वंसी होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन 200 से 300 मीटर पर सेकंड, इसका 800 मीटर पर सेकंड। इग्निशन टेम्परेचर 150, इसका 750। जॉनसन टिकट रेशियो इसका 0.5 और लेस रहता है, इसका मोर देन 0.87 रहता है। लोअर एक्सपोजर लिमिट 5.4%, इसका है 30 ग्राम पर मीटर क्यूब से 70 ग्राम पर मीटर क्यूब। अपर एक्सपोजर लिमिट है 14.8%, इसका है 2000 ग्राम पर मीटर क्यूब। मोस्ट वायलेंट है 9.5% में, ये 400 से 500 ग्राम पर मीटर क्यूब में मोस्ट वायलेंट है। अब हम लोग जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग पढ़े हैं उसको गवर्न करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स रहता है जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को इफेक्ट करता है? ये एग्जाम में ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को सिर्फ दे देंगे, इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है हटा देंगे या एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे। ये जो ब्लू मार्क में पॉइंट्स लिखा हुआ है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायता कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कोल, ये हाई मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर रहा किसी कोयला में तो वो जो है ससेप्टिबिलिटी जो है बढ़ा देगा। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा और वोलेटाइल मैटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो C का कार्बन का कंटेंट है वो घट जाएगा। इसीलिए लिग्नाइट और पीट इस टाइप का जो कोयला है उसमें ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रति। 25% और मोर वोलेटाइल मैटर, 7 से 15% मॉइस्चर आर मोर ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल, कुछ बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हेल्प करता है, जैसे ब्राइट बैंड ऑफ कोल लाइक विट्रेन ऑफ कोल आर लाइक लिएबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। देन द डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ड्यूरेन फ्यूजन, ये जो है डार्क बैंड अगर है तो वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो ससेप्टिबिलिटी है उसको घटाता है। फ्राइबिलिटी कंपैरेटिवली घटाता है कंपेयर टू ब्राइट बैंड। फ्राइबिलिटी, कोल which can be easily crushed, broken into smaller size is more liable to spontaneous heating than hard coal. Presence of iron pyrites, ये क्या करता है? Coal containing iron pyrites is much liable to spontaneous heating. Depth of the seam, starter temperature and crossing effect of superincumbent of coal seam increase with increasing depth. डेप्थ बढ़ने के साथ साथ स्टार्टर टेम्परेचर क्रॉसिंग इफेक्ट जो है सुपर इनकम्बेंट स्टार्टा का वो बढ़ता है और इसी के साथ जो है क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी भी जो है बढ़ जाता है। इसके बाद है थिकनेस ऑफ द सीम। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ऑल कोल इन अ थिक सीम ड्यूरिंग डीप लेयरिंग विथ केविंग, सो देयर इज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ये फेवरेबल कंडीशन बना देता है केविंग के समय में। अगर थिक सीम है तो और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। Geological disturbance near a fault plane, the coal or other strata are usually crushed, not hard enough. Such coal are more liable to spontaneous heating. Next point, incubation period. This is the term to denote the periods which elapses between the time when the coal first subjected to conditions favorable for spontaneous heating and the time of indication of heating. Time of indication heating और कंडीशन जो हम फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग बनने के लिए, वो और हीटिंग स्टार्ट हुआ इंडिकेट मिला, ये दोनों का बीच का जो टाइम गैप है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे हम को लेमैन भाषा में बोले
तो रूफफॉल जो होता है, हम लोग डिप्लेयरिंग कर लेने के बाद, एरिया को डिप्लेयर होने के बाद उसको जो हम लोग कोयला निकालनी है पिलर वाला, और उसको जो रिब भी जुडिशियल जो है उसको एक्सट्रैक्शन कर लिए। इसके बाद जो रूफफॉल होता है, रूफफॉल हुआ मतलब उसका फेवरेबल कंडीशन बन गया। उस रूफफॉल से लेके जब फर्स्ट हम लोग को CO का परसेंटेज मिल रहा ग्राम्स रेशियो में, उस टाइम इंटरवल को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इन केस ऑफ कोल माइन, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट मेजर रूफफॉल एंड इंडिकेशन ऑफ हेडिंग, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। हर एक सिम का अलग अलग होता है। जामबाद सिम का जैसे 15 से 20 वीक, छोरी कोलवेरी का जो है 15 वीक, NLC लिग्नाइट का 8 से 10 वीक, विश्रामपुर का 8 वीक, रानीगंज कोलफील्ड का 9 मंथ। आसाम कोलफील्ड्स में क्योंकि सल्फर और आयरन पाइरेट्स जो पाई जाती हैं, तो उसके लिए सल्फर कंटेंट बेसी ज़्यादा मेनली जो है जिम्मेदार है 5 से 7 वीक होने का। अब आया हमारा ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग पता कैसे चलेगा। तो इसका बहुत सारा स्टेज है। पहला है इनिशियल स्टेज, इसमें हम लोग क्या होगा दिखाई देगा। दिस इज ड्यू टू, पहला है फेंट हेज, दिस इज ड्यू टू मॉइस्चर गिवन ऑफ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल के समय मॉइस्चर जो मिलता है उसके कारण क्या होता है, एक हेजी वेदर बनता है, फेंट हेज जिसको बोल सकते हैं। और द मॉइस्चर कलेक्ट्स ए स्मॉल ग्लोब्यूल्स इन द cooler airway for the actual seat of heating. Moisture deposition, this is due to the condensation of moisture and its deposition as beads in the cooler surface. Cooler surface जैसे रूफ, साइड्स, टिम्बर, मेटल सरफेस में बूंदा जो है जमा होगा। फेंट ऑर्डर नॉन एज गोबिस्टिंग। इसके बाद अगर फर्दर प्रोग्रेस होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, तो ऑर्डर जो है रिजेंबल्स द स्मेल ऑफ डिकेइंग टिम्बर, सड़ा हुआ टिम्बर का जैसा गंध आएगा। देयर इज ऑल्सो स्लाइट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्रिकेट्स एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स शोज इंक्रीज एक्टिविटी एंड चिरपिंग। क्रिकेट वो जो अरसोला वगैरह है वो सब जो है कीड़े मकोड़े जो है उसका एक्टिविटी में इंक्रीजमेंट दिखाई देगा और चिरपिंग भी करेगा, चिल्लाएगा भी अपना, वो लोग जो है आवाज़ निकालना स्टार्ट करेगा। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, प्रीवियस सिम्टम्स आर इंटेंसिफाइड और बढ़ जाता है, एंड देयर इज फर्दर प्रोनाउंस्ड पेट्रोल लाइक ऑर्डर इंडिकेटिंग बिगिनिंग ऑफ डिस्टिलेशन। पेट्रोल लाइक ऑर्डर आएगा जिससे पता चल जाता है डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया। लास्ट स्टेज ऑफ हीटिंग में क्या होता है, जो इग्निशन की तरफ बढ़ रहा तब पेट्रोल लाइक ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है टारी ऑर्डर, एल्कातरा जैसा गंध आएगा। समटाइम्स नोन एज फायर स्टिंग, उसको फायर स्टिंग भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो ड्यू टू डिस्टिलेशन ऑफ कोल। फर्दर स्टेज इज द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ स्मोक which may travel sometimes against the air current in the intake airway also. Intake air में धुआं की आना, ये फाइनल स्टेज को जो है दर्शाता है। कंसिडरेशन व्हेन, अब हम लोग ये सब होने के बाद क्या करते हैं, कोई भी एरिया को सील कर देते हैं। जैसे अगर पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग में काम होता है, ऑलरेडी हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग लगा देते हैं, या पैनल बनाने समय हम लोग पैनल एरिया छोड़ के काम करते हैं। और इसको जो है एंट्री के लिए 2 इंटेक और 1 रिटर्न जो है हम लोग छोड़ के रखते हैं। यहाँ पर जो है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग का व्यवस्था बना के रखते हैं, ताकि कोई कारण से ऐसा हीटिंग का इंडिकेशन मिले तो हम लोग इस एरिया को, तो उसको जो है सील कर दिया जाता है। तो सील हो जाने के बाद उस एरिया का जो टेम्परेचर और गैस एयर सैंपलिंग जो है बराबर लिया जाता है। और अगर प्रॉपर्टी है उस पैनल में, तो ये जो एरिया का जो हर महीना जो हर 30 दिन में उस पैनल का जो एयर सैंपल एनालिसिस किया जाता है, टेम्परेचर रीडिंग दिया जाता है, और बाकी जो है स्टॉपिंग्स का जो है निरीक्षण किया जाता है हर 7 दिन में। ये सब चीज़ को देखते हुए अगर देखा जाता है कि वो द एटमॉस्फेयर बिहाइंड द स्टॉपिंग बिकम नॉर्मल, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीओपन करते हैं। तो रीओपनिंग करने से पहले क्या क्या कंसिडरेशन हम लोग करते हैं, इसका बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, थोड़ा सा हल्का जानकारी जो कि आप लोग को अपना जो कॉम्प्रिहेंशन इस बारे में वो बढ़ाने में सहायता करेगा। तो